क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, किसने कहा राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र यानी सोशल साइंस का वह भाग है जिसमें राज्य के आधारों तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कहता है कि यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वो भाग है जिसमें राज्य के आधारों तथा शासन सिद्धांतों का विचार किया जाता है। यहां यह पूछ रहा है कि समाज शास्त्र का राजनीति शास्त्र वो हिस्सा है जिसमें राज्य के जो आधार हैं, जो फाउंडेशन ऑफ द स्टेट्स हैं और जो प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, उनकी बात की जाती है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास है, ब्लंटसली ऑप्शन हो सकता है, गार्नर ऑप्शन हो सकता है, पाल जेनिट हो सकता है और आपका ऑप्शन सीले भी हो सकता है। दोस्तों, राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वो हिस्सा है जिसमें राज्य के आधार और शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन पाल जेनिट का है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखना भाई, ये मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन हार्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर जब तक आपसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तब तक आप लोग एग्जाम के लिए तैयार नहीं होंगे। ये भी सच है कि जो डीएसएसबी की जून में एग्जाम होने हैं वो होने के ना के बराबर चांस हैं, क्योंकि आज 12वीं की परीक्षाएं भी सेंटर सरकार ने उनको भी मना कर दिया है। तो जून में एग्जाम भारत में होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो अब हालांकि ऑफिशियल कुछ नहीं आया है, बट उम्मीद पूरी रहेगी। आप लोगों का टाइम अभी आगे है, खासकर बॉयज वाला तो आगे बढ़ेगा, तो गर्ल्स का तो ऑटोमेटिकली 2-2.5 महीने आगे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसकी रचना है? एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसकी रचना है? एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसकी रचना है या इसकी रचना किसने की थी? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी। रिंकू, आरती, रेखा, सीमा, लक्ष्मी, रीनू शर्मा, रजनी शौकीन, सावित्री पाल, लक्ष्मी गंगवार, आरती राठौड़ और बाकी जितने बच्चे आएंगे, सीमा सरोज वगैरह। तो देखिए, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ी फेमस किताब है राजनीतिक साइंस पर, राजनीतिक विज्ञान पर। एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसकी रचना है? दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिकोक की रचना है। आंसर आएगा लिकोक। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण जिसको कंटेम्परेरी अप्रोच बोलते हैं, उसके अनुसार राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है? राजनीतिक विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, जो मॉडर्न अप्रोच है, जिसको हम कंटेम्परेरी अप्रोच बोलते हैं, उसके अनुसार राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र है कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। इसने राजनीतिक विज्ञान के जो कंटेम्परेरी अप्रोच है, उसने पॉलिटिकल साइंस का जो क्षेत्र बताया है वो बताया है कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करना। ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हैं, बहुत से बच्चों के गलत हो रहे हैं, बट ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, और जिन बच्चों के पास हमारा स्टडी मटेरियल है उनके पास ये टेस्ट पेपर आ चुके हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं। आप लोगों को दिन में बता दिया था मैंने स्टेटस डाल के, तो आप लोगों को रिवाइज कर लेना चाहिए होता है। व्यवहारवाद, जिसको हम लोग बिहेवियरिज्म बोलते हैं, विशेष महत्व देता है। जो व्यवहारवाद है, देखो 2 होते हैं, एक है व्यवहारवाद, एक है उत्तर व्यवहारवाद। यानी एक को बिहेवियरिज्म बोलते हैं, एक को पोस्ट बिहेवियरिज्म बोलते हैं। तो यहां पर बिहेवियरिज्म की बात है। व्यवहारवाद विशेष महत्व देता है। व्यवहारवाद किसको विशेष महत्व देता है? व्यवहारवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसको आप लोग साइंटिफिक आउटलुक बोलते हैं, और मूल्य निरपेक्षता यानी ऑब्जेक्टिविटी को ज्यादा महत्व देता है। व्यवहारवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मूल्य निरपेक्षता या वास्तविकता को बहुत ज्यादा महत्व देता है, इंपॉर्टेंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंकू दैया, अगर आपको ऑप्शन का आंसर बी देना है तो एक ही बी लिख दीजिए। 7, 8, 10, 12 बी लिखने से आंसर बदल नहीं जाएगा। और आपका जो कमेंट है वो यूट्यूब बार बार होल्ड कर रहा है और मुझे इसको दोबारा से शो करना पड़ता है, तो परेशानी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपने जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? संप्रभुता का अधिवास राज्य में है और इसका सही उपयोग करता है। गलत है।
संप्रभुता का अधिवास सरकार में है और यही इसका उपयोग करती है, ये भी गलत है। तो देखते हैं कौन सा ठीक है, तभी तो हम फैसला कर पाएंगे। संप्रभुता का अधिवास राज्य में है और सरकार इसका उपयोग करती है, ये सही है भाई। संप्रभुता जो है वो एक राज्य में निवास करती है, लेकिन संप्रभुता का जो उपयोग है वो सरकारें करती है, क्योंकि राज्य तो प्रयोग करेगा नहीं ना। जैसे भारत है, भारत में मान लो जो भी अधिकार राज्य को मिले हैं, देश को मिले हैं, उनका प्रयोग देश कहां से करेगा? सरकार ही करेगी ना, जो जनता के द्वारा चुनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, किसने राज्य की परिभाषा ये दी है? राज्य उस राजनीतिक व्यक्ति अथवा इकाई को कहा जाता है जिसे कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कौन ऐसा व्यक्ति था भाई जिसने ये परिभाषा दी है कि राज्य वो राजनीतिक व्यक्ति है या फिर वो इकाई है जिसे कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होता है? आंसर आएगा विलोबी, प्रोफेसर विलोबी। प्रोफेसर विलोबी, प्रोफेसर विलोबी ने यह कहा था। प्रोफेसर विलोबी से जब राज्य की परिभाषा जानी गई तो प्रोफेसर विलोबी ने कहा कि राज्य उस राजनीतिक व्यक्ति को कहते हैं या उस इकाई को कहते हैं जिसे कानून निर्माण करने का अधिकार होता है, जिसको लॉ मेकिंग राइट होता है, लॉ मेकिंग राइट होता है। मिलन, सोनू, नमिता, आरती, मिलन, सावित्री, सुरेश, लक्ष्मी, सोनू वत्स, रीनू शर्मा, रिंकू दहिया। क्वेश्चन नंबर 5, बहुलवादी जिसको प्लूरलिस्ट बोलते हैं किसके समर्थक हैं? बहुलवादी या प्लूरलिस्ट किसके समर्थक हैं? आंसर आपको देना है राज्य की समाप्ति के नहीं, वर्गहीनों राज्यविहीन समाज के नहीं, वो लोग राज्य के अधिकारों को कम करने के समर्थक हैं। वो मानते थे कि कर्टेलिंग होनी चाहिए पावर ऑफ स्टेट्स में। यानी जो बहुलवादी हैं, जिनको प्लूरलिस्ट बोला जाता है, वो किसके समर्थक थे? राज्य के अधिकारों को कम करने के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत द प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ द सवर्जिनिटी के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के जो पहले प्रतिपादक थे, जिसको जनक, फाउंडर या पिता या प्रतिपादक कुछ भी आप कह सकते हैं, बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के पहले प्रतिपादक थे वॉन गिरके। वॉन गिरके वाज द फर्स्ट फॉलोवर या फाउंडर ऑफ द प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ द सवर्जिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ऑस्टिन ने एक विचार प्रतिपादित किया। देखिए भाई, ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा विचार ऑस्टिन का था? आपको बस इतना बताना है, ऑस्टिन का कौन सा विचार था? ऑस्टिन ने एक विचार प्रतिपादित किया, संप्रभुता सताई है, ये उसका नहीं था। कानूनी संप्रभुता, यस राइट, कानूनी संप्रभुता जो है वो ऑस्टिन का एक विचार था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं हम लोग 10th की तरफ। 10वां क्वेश्चन, प्रियंका सरावत, आरती, राहुल, गोपाल, मेलन, लक्ष्मी, सुरेश, सीमा, रिंकू। क्वेश्चन नंबर 10वां, किस पुस्तक में हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलते हैं, उसको परिकल्पित किया? परिकल्पित का मतलब ये समझ लीजिए कि हॉब्स ने अपने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसका जिक्र किस किताब में किया है? हॉब्स, एक तो देखो, एक क्वेश्चन तो आपका ये रहेगा कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं, ये किसने दिया? हॉब्स ने दिया, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, किस पुस्तक के अंदर इसका वर्णन है? किस पुस्तक में इसका वर्णन है? फटाफट आंसर दीजिए, किस पुस्तक में इसका वर्णन है? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसका वर्णन किस पुस्तक में है? इसका वर्णन किस क्वेश्चन में है? मनीषा मीणा, मनीषा मीणा आप क्लास छोड़कर जा सकते हैं बेटा। कितने क्वेश्चन हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप डिस्कस कर लेंगे। जिनको जल्दी है वो निकल लीजिए फटाफट, जल्दी फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे क्लास का माहौल खराब होता है।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, लेवियाथन, लेवियाथन सुना है ना, लेवियाथन। हाब्स की एक रचना थी लेवियाथन, और इस लेवियाथन नामक रचना के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है और बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर को सही दिया है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11वां, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा जिसको जनरल विल बोलते हैं उसका अर्थ बताए। देखो भाई, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और जनरल विल ये बेहद बेहद जिसको आप लोग बहुत ज्यादा फेमस मानते हैं उनमें से आते हैं। तो ये कहता है कि रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा है जिसको जनरल विल बोलते हो उसका अर्थ क्या है, बताइए अर्थ क्या अर्थ रहेगा इसका। रूसो की जनरल विल का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है, रूसो मानता था कि जनरल विल या सामान्य इच्छा वही है जिसमें बहुत सारे लोगों का कल्याण हो, बहुत सारे लोगों का फायदा हो, बहुत सारे लोगों का लाभ हो। तो यहाँ रूसो की जो जनरल विल है वो लोगों का सामूहिक कल्याण की है, यानी कलेक्टिव गुड ऑफ द पीपल, जिसका सबका विकास हो, जिसमें वेलफेयर की बात हो, से एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक समाज नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोगों का जिसमें सामूहिक कल्याण हो, वही रूसो की सामान्य इच्छा थी। तो जिन बच्चों का सी आंसर है उन सब का आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां, किसने कहा कि जो रक्त संबंध हैं समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। किसने ये कहा कि जो ब्लड रिलेशंस हैं जिनको किनशिप के आधार पर समाज को जन्म देते हैं और कालांतर में समाज जो है वो राज्य को जन्म देता है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों मैकाइवर का है। मैकाइवर ने एक बार कहा था कि रक्त संबंधों से समाज बनता है और समाज से राज्य का निर्माण होता है। ये एक सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल थ्योरी है। ब्लड रिलेशन से परिवार बनेगा, कई परिवारों को मिलकर समाज बनेगा, कई समाजों को मिलकर के आप लोग राज्य का निर्माण। ये एक बेसिक थ्योरी है जिसके ऊपर आप लोग नॉर्मली चल सकते हैं। ये मैकाइवर का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? कार्ल मार्क्स ने राज्य की परिभाषा किस प्रकार से दी है? नंबर 1, गरीबों का शोषण का स्थायी अभिकरण, यानी परमानेंट ऐसी एजेंसी जो गरीबों का शोषण करती हो। एक वर्ग संगठन जिसे विलुप्त होना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स ये मानता था भाई कि जो राज्य है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कभी न कभी समाप्त होना पड़ेगा। एक टाइम आएगा जब राज्य समाप्त हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत, एक थ्योरी उसकी मानी गई। क्वेश्चन नंबर 14, मार्क्स सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? एक मानव निर्मित संस्था है, मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। मार्क्सवादियों ने या मार्क्सिस्ट ने राज्य को क्या माना? एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन, एक मानव द्वारा बनाई गई एक संस्था माना है मार्क्सवादियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनर्कथन की, यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनर्कथन की, आगे देख लेता हूं मैं एक बार क्या दिया गया इसमें, स्टेटमेंट अधूरी है यहां। थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। 15वां क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा, आंसर मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। लोकतंत्र का सुनिश्चित आएगा, आप एक बार देख लेना आंसर है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया उसमें आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, सकारात्मक उदारवाद। देखो दो उदारवाद हैं, एक को आप लोग सकारात्मक उदारवाद बोलते हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण बताना है आपको। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण आपको देना है। राज्य के प्रकारों में नैतिकता निहित होती है, राज्य के जो फंक्शंस होते हैं उनमें नैतिकता निहित होती है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मोरलिटी इज इनहेरेंट इन एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर आपका 17, व्यक्तिवादी
जिनको आप लोग इंडिविजुअलिस्ट बोलते हो, समर्थन करते हैं किस बात का? व्यक्तिवादी किस चीज का समर्थन करते हैं? देखो, बहुलवादी हो, व्यक्तिवादी हो, उदारवादी हो, अब सबकी अपनी अपनी थ्योरीज अगर आएंगी तो कोई किसी को पसंद करेगा, नापसंद करेगा, समर्थन करेगा, विरोध करेगा। व्यक्तिवादी जो हैं वो किसका समर्थन करते हैं? इनमें से व्यक्तिवादी मानते थे कि अहस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए, अहस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए, लेसेज फेयर पॉलिसी होनी चाहिए। व्यक्तिवादी अहस्तक्षेप की नीति मानते थे, उसको फॉलो करते। क्वेश्चन नंबर 18, उदारवाद के दर्शन में कौन सकारात्मक परिवर्तन लाया? उदारवाद का जो दर्शन रहा है, जिसको लिबरलिज्म आप बोलते थ्योरी, उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति आप बताइए। उदारवाद की थ्योरी में दोस्तों सबसे बड़ा परिवर्तन लाया टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन वो इंसान था जो लिबरलिज्म के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आया। पूरी दुनिया के अंदर उदारवाद को शक्तिशाली बनाने में, फेमस बनाने में इस व्यक्ति का नाम बड़ा जबरदस्त माना जाता है। आंसर आप लोग ठीक ठाक दे रहे हैं, बट काफी आंसर गलत हो रहे हैं बच्चों के आज। आरती राठौड़, गोपाल चौधरी, लक्ष्मी गंगवार, रेखा रानी, रीनू शर्मा, गोपाल वर्मा, राहुल चौहान, मनीषा मीणा, मंजिता छिल्लर, मिलन यादव, संगीता रानी। ठीक है, नाम सबके नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि टेस्ट बड़ा है आज और डिस्कस करना जरूरी है। नाम लेना भूल गए, नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, नाम लेना, यहाँ कोई नाम तो हो नहीं रहा, न कोई लॉटरी निकल रही है, क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन ज्यादा हैं तो इसलिए क्वेश्चन डिस्कशन अपना मेन मुद्दा होगा। जिस दिन कम क्वेश्चन होंगे उस दिन नाम सबके ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां, कल्याणकारी राज्य का विचार लोकप्रिय हुआ। जो वेलफेयर स्टेट है उसका जो विचार है वो जो फेमस हुआ, जो लोकप्रिय हुआ, जिसकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हुई, उसके बारे में पूछता है। कब हुई? औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्धों से। जब वर्ल्ड वार हुए, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उससे कल्याणकारी राज्य का विचार ज्यादा फेमस हुआ, ज्यादा लोकप्रिय हुआ। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर आपका है 20वां, एक कल्याणकारी राज्य जिसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? एक कल्याणकारी, फटाफट आंसर दीजिए भाई, जल्दी आंसर दीजिए। एक कल्याणकारी राज्य यानी ए वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? नरेंद्र प्रताप सिंह, किसका टाइम टेबल चाहिए आपको? एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? एक कल्याणकारी जो राज्य होता है दोस्तों, उसका उद्देश्य होता है सभी नागरिकों को जीवन यापन की न्यूनतम सुविधा देना। एक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों का विकास करता है और उनकी जो न्यूनतम सुविधाएं होती हैं ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे पहले बोलते थे ना, बेसिक सुविधाएं क्या होती हैं, बेसिक जरूरतें क्या होती हैं? पहले क्या होती थी? रोटी, कपड़ा, मकान। एक इंसान को जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम सुविधाएं होती हैं वो सब लोगों को मिलनी चाहिए। ये कल्याणकारी राज्य का सबसे पहला काम है। पॉलिटिकल साइंस एग्जाम की डेट आ चुकी भाई, कहाँ कौन सी दुनिया में है? नरेंद्र प्रताप सिंह, पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम डेट आ चुकी है ऑलरेडी, बॉयज वाली, और पेपर एक्सटेंड होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है। यहां पर आपको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलेगी, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। नरेंद्र प्रताप सिंह टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है। फीमेल की डेट नहीं आई, विद्या मीना, फीमेल्स की अभी पॉलिटिकल साइंस की डेट नहीं आई है, और हो सकता है मेल्स वाली जो डेट आई है वो भी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि आज 10+2 12वीं क्लास की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, और डीएसएसबी के भी दिल्ली में तो कोई हालात है ही नहीं इस महीने में एग्जाम होने के, और फिर भी लेंगे तो मुझे इससे मूर्ख बोर्ड कोई दुनिया में लगेगा ही नहीं। वैसे भी तीसरी वेव के चांसेज हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम जून में तो खासकर हो पाएगा, बट देखते हैं क्या रहेगा। अंधी सरकार, अंधे बोर्ड हैं, कुछ नहीं हो सकता दिल्ली में अब। क्वेश्चन नंबर 21वां, समाजवादी विचारक मानते हैं कि राज्य एक समाजवादी विचारक कौन है? जिनको सोशलिस्ट थिंकर्स बोलते हैं। हाँ बता देंगे भाई, सोशलिस्ट थिंकर, समाजवादी विचारक क्या मानते हैं? समाजवादी विचारकों का मानना है कि राज्य जो है वो एक सकारात्मक अच्छाई है। समाजवादी विचारक जो सोशलिस्ट लोग हैं, जो सोशलिस्ट थिंकर हैं, वो राज्य को एक पॉजिटिव गुड मानते हैं, राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में मानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, एक समाजवादी राज्य विश्वास करता है कि राज्य को, एक समाजवादी राज्य ये विश्वास करता है कि राज्य को अधिकतम कार्य दिए जाएं। एक समाजवादी राज्य ये विश्वास करता है कि राज्य को अधिकतम कार्य दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपने गलत कथन चुनना है। गलत कथन, समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी है, गलत, ये तो सही है। समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी है, ये भी सही है। समाजवाद व्यक्ति को समाज से ज्यादा महत्व देता, ये गलत हो जाएगा। समाजवाद व्यक्ति को समाज से ज्यादा महत्व कभी नहीं देता है। जब नाम ही समाजवाद हो गया तो समाज को ज्यादा महत्व मिलेगा ना, व्यक्तिवाद में व्यक्ति को ज्यादा महत्व मिल जाएगा। नाम से भी तो अंदाजा लग सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना साधारणतः कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता? ये कहता है कि कौन वो व्यक्ति है जिसने कहा कि अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना साधारणतः कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो किसने कहा? ये दोस्तों लास्की के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ये देखिए स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां। अच्छा, काफी सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। एक चीज और बता दूं दोबारा से, 844474101008 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना सब्जेक्ट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हर रोज की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। टेस्ट पेपर का लिंक आपको समय समय पर मिलता रहेगा, और पूरे इंडिया में हमारे नोट्स जाते हैं जिसको आप लोग कोरियर करवा सकते हैं। जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट, साथ में ये टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। इस नंबर पर कॉल करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, बताओ फटाफट किसकी रचना है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस अलका चौहान, अविनाश कुमार, एच के दीक्षित, मिलन यादव, आरती राठौड़, गोपाल चौधरी, रेखा रानी, नरेंद्र प्रताप, विद्या मीणा, सुरेश कुमार, संगीता रानी, मंजिता छिल्लर, नरेंद्र प्रताप सिंह, मनीषा मीना, सोनू वत्स, रीनू शर्मा, विद्या मीणा। एक बार एक ही बच्चा एक ही बार एक क्वेश्चन का आंसर एक ही बार दीजिए। मनीषा मीना, ये मनीषा मीना एक ही क्वेश्चन के 50 बार आंसर दे रही है। जरूरत नहीं बेटा, एक बार आंसर दोगे चल जाएगा, बार बार दोगे तो ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर एक ही बार काफी होते, बाकी बच्चों के नाम छूट जाते हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? जॉन रॉल्स की रचना है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। कई बार क्वेश्चन आता है जॉन रॉल्स की रचना कौन सी है? 4 नाम दे दिए जाएंगे, आपने पहचानना है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा था अपने ऊपर, अपने स्वयं के शरीर एवं मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है? किसने कहा था अपने ऊपर, अपने स्वयं के शरीर और मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है? यह कथन था दोस्तों जेएस मिल का। जेएस मिल ने एक बार कहा था कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने स्वयं के शरीर के बॉडी के ऊपर और मस्तिष्क के ऊपर सवर्जन है, संप्रभु है, सारे फैसले उसके अपने होते हैं। ठीक है, वैसे अगर संप्रभु को आज के कंटेस्ट में देखें ना, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। और संप्रभु का मतलब भारत संप्रभु क्यों है? क्योंकि भारत अपने सारे फैसले खुद ले सकता है। 1947 से पहले हम संप्रभु नहीं बल्कि गुलाम थे। हमारा संप्रभु इंग्लैंड था क्योंकि हमारे सारे फैसले वो लिया करता था। क्वेश्चन नंबर 27, अभिजन वर्ग के परिसंचरण का सिद्धांत, जिसको आप लोग सर्कुलेशन ऑफ इलाइट थ्योरी बोलते हो, किसने प्रतिपादित किया? जो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट थ्योरी है उसका फाउंडर कौन था? अभिजन वर्ग के परिसंचरण का सिद्धांत, बताओ जल्दी फटाफट। सर्कुलेशन ऑफ इलाइट थ्योरी, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट थ्योरी का पिता, जनक, पापा, फादर, फाउंडर, प्रतिपादक कौन था? मतलब एक ही है सबका मतलब एक ही है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर ठीक आ रहे। मिलन गुड, प्रियंका गुड, सोशल स्टडी पता नहीं कौन है, ये नाम इसका है नहीं भाई। सोशल वत्स, सोनू वत्स, रिंकू दैया गलत हो गया बेटा। राहुल चौहान वेरी गुड, नरेंद्र प्रताप वेरी गुड, रूबी गुड,
सावित्री पाल गुड, रेणु शर्मा गुड, संतोष गलत होगा बेटा, विकास दबास वेरी गुड। फटाफट आंसर दिया कीजिए जल्दी भाई, टेस्ट लंबा है आज, कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम बिताया जाए ताकि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो। पैरेटो 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 आपका आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 28, किसने अभिजन यानी इलाइट वर्ग को संस्कृति निर्माण करने वाला समूह कहा है? द कल्चर क्रिएटिंग ग्रुप्स कहा है? आंसर दीजिए, बताइए फटाफट जल्दी, किसने कहा है? कार्ल मैनहिम के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग किसको माना जाता है? प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग किसको मानेंगे? द्विसदनी व्यवस्था हो या हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार वेरी गुड। यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, जब तक सब लोगों को वयस्क मताधिकार नहीं होगा तब तक प्रजातंत्र कामयाब नहीं होगा। प्रजातंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या माना जाता है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, सब लोगों को वयस्क मताधिकार होना चाहिए, अडल्ट वोटिंग राइट होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन क्या नहीं है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या नहीं होता है? जनमत संग्रह होता है, उपक्रम होते हैं, नगर सभाएं होती हैं, तो क्या नहीं होता है? फटाफट आंसर दीजिए, क्या नहीं होता है? सी देखिए, सी में क्या है? क्या नहीं होता है? सी नहीं होता है भाई। दबाव समूह नहीं होते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र या लोकतंत्र में दबाव समूह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दबाव समूह हो तो भी अच्छी बात है, ना होंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि दबाव समूह प्रजातंत्र में कोई रोल प्ले नहीं करते। दबाव समूह जो हैं वो अपने आकाओं के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। वो तो सरकार को और प्रजातंत्र को कभी कभी नुकसान भी पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट चलते हैं हम 31वें क्वेश्चन पर। दबाव समूह की बात हम कर रहे थे ना, भारत में फिक्की जैसे दबाव समूह हैं जिसके मेंबरों में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, न जाने क्या क्या हैं, और सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर पैसा इकट्ठा करते हैं, प्रभाव डालते हैं, इलेक्शन के समय राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और बाद में उनसे अपने मनमाने काम करवाते हैं, अपने बड़े बड़े लोन माफ करवा लेते हैं और जनता के टैक्स के पैसे को हड़प जाते हैं, खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक है? जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक बताइए। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक कौन होगा? जीडीएच कोल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के बड़े समर्थक थे। अब थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग अधिक योग्य हैं या जिनके विषय में यह माना जाता है कि उनके हित दांव पर हैं, उन्हें कम योग्य व्यक्तियों से अधिक मत दिए जाते हैं। मतदान की यह भेदकारी व्यवस्था क्या कहलाती है? ध्यान से सुनिएगा। जो अधिक योग्य हैं या जिनके विषय में यह माना जाता है कि उनके हित दांव पर है, उन्हें कम योग्य व्यक्तियों से अधिक वोट दे दिए जाते हैं। इसको आप लोग डिफरेंशियल सिस्टम कहते हैं, भेदकारी व्यवस्था कहते हैं। और इसको क्या, इसका प्रॉपर नाम क्या है ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। इसको दोस्तों वेटेज वोटिंग बोलते हैं, इसको वेटेज वोटिंग बोलते हैं। आप बोलते हो ना कि इस एग्जाम की वेटेज कितनी जाएगी, इस एग्जाम का भारित क्या होगा, तो इसको वेटेज वोटिंग बोलते हैं, भारित मतदान इसको कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज है, जिन बच्चों के पास सारी की सारी पर्याप्त चीजें हैं ना, और जिनके पास टेस्ट पेपर नहीं है, वो टेस्ट पेपर भी आप लोग इस नंबर पर कॉल कर, व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे ही बात करें, कॉल का तो खैर अभी टाइम दिन में होता है, रात को नहीं होता। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे बात करके, जिन बच्चों के पास टेस्ट पेपर नहीं है, हम काफ़ी सारे चैप्टर के जितने भी कंप्लीट चैप्टर हैं सबके एमसीक्यूज बेस्ड, और उसके साथ साथ हम लोग जो ये 5 टेस्ट बड़े हैं ये सभी आपको दे देंगे इसमें। ठीक है, तो आपका आंसर भारत मतदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है,
ध्यान दीजिएगा, किसने कहा है राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता है। तो आंसर आप दीजिए, आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर आपका किसके द्वारा कहा गया? मैकाइवर ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनमत की सबसे अच्छी परिभाषा है? जनमत की, पब्लिक ओपिनियन की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सा स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। किसी समस्या पर सभी समान, व्यक्तिगत दृष्टिकोण का योगदान, बहुसंख्यक के दृष्टिकोणों का योगदान, कुछ प्रभावशाली लोगों के व्यक्तिगत दृष्टिकोणों का सिद्धांत योगदान, बहुत सारे लोगों के राजनीतिक विचार जो आपस में चर्चा किए जाते हैं और व्यक्त किए जाते हैं, ये सबसे अच्छी परिभाषा होगी भाई जनमत की। डुवर्जर के विचार से राजनीतिक दलों के संगठन में मूल तत्व बताइए। डुवर्जन के विचार से राजनीतिक दलों के संगठन में मूल तत्व आपको बताने हैं। 35वां क्वेश्चन है, आंसर देखिए फटाफट। ये पीडीएफ है तो थोड़ा सा परेशान कभी कभी कर देती है, मर मर के चलने शुरू कर देती है, बट अगर इसको थोड़ा छोटा करता हूँ फॉन्ट को तो फिर आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा आप लोग 5-4 सेकंड के लिए वेट ही कर लिया कीजिए, ठीक है। देखते हैं भाई, डुवर्जर के अनुसार फटाफट बताइए क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है? ब्रांच, सेल, काकस, मिलिशिया, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, आमंड के अनुसार कौन एक दबाव समूह का वर्गीकरण नहीं है? आमंड के अनुसार कौन एक दबाव समूह का वर्गीकरण नहीं है? दबाव समूह का क्लासिफिकेशन क्या नहीं है इनमें से? आंसर देखिए फटाफट। संस्थागत होता है, असंस्थागत। देखो दबाव समूह संस्थागत भी होते हैं, असंस्थागत भी होते हैं, प्रदर्शनात्मक भी होते हैं। तो क्या नहीं है? सामुदायिक नहीं होते हैं, कम्युनल नहीं होते हैं। आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? कॉमन सभा, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉमन असेंबली, जनरल असेंबली सॉरी। कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर, आंसर दीजिए जल्दी, देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है। कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर सोनू, आरती, विद्या, नेहा, लक्ष्मी, मिलन, सावित्री, प्रियंका, शरावत, रीना, रेणु शर्मा, मिलन यादव, मीनाक्षी। कुछ बच्चे भाई सामने बुक लेके बैठे हैं, कुछ बच्चे सामने बुक लेके बैठे हैं। सामने जो बच्चे बुक लेके बैठे हैं वो ध्यान दें, देख के आंसर देने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो 99.5% बच्चों को याद नहीं होना था। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन भारत के किसी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कॉमन असेंबली का कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें क्या जरूरत। बेटा प्रियंका, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। प्रियंका शरावत, आपका तो मैं नाम ही नहीं ले रहा। आप क्यों बेटा परेशान हो रहे हैं? आपका तो नाम ही नहीं लिया मैंने, नाम तो मैंने लिया ही नहीं। कुछ बच्चे, और अगर आपको लगा है तो फिर कोई तो बात होगी ना, ठीक है। तो आंसर आएगा डी भाई, ये हमारे काम का क्वेश्चन था ही नहीं, ये ब्रिटेन का क्वेश्चन, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना भाई, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह कथन किसका है? ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है, केवल महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बता सकती। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट दोस्तों डिलोम का है। डिलोम ने एक बार कहा था, डिलोम ने एक बार कहा था कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है, सिर्फ महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि ब्रिटेन की संसद के पास असीमित अधिकार हैं, हद से ज्यादा अधिकार हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एडम स्मिथ ने किस प्रकार के राज्य का समर्थन किया था? एडम स्मिथ ने कैसे राज्य का समर्थन किया था? किस प्रकार के राज्य का समर्थन एडम स्मिथ ने किया था? एडम स्मिथ क्या मानता था? अहस्तक्षेपवादी राज्य, अहस्तक्षेप वाला राज्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, में हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि ये मेरे हाथ की बात नहीं थी,
किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह कथन किसका है? मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि ये मेरे हाथ की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह कथन दोस्तों बी आर अम्बेडकर का था भाई। वो कुछ और धर्मों से ज्यादा प्रभावित थे, हालांकि प्रेशर ईसाइयों का भी उन पर था, मुस्लिमों का भी था, बौद्धों का भी था, जैनों का भी था, हिंदुओं का तो था ही। लेकिन अपने पूरे जिस देश ने इतना मान सम्मान दिया, अपने आखिरी चरणों के अंदर उसने अपने धर्म में परिवर्तन कर लिया था और बौद्ध धर्म अपने लास्ट आखिरी समय में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और वो हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुए, लेकिन बौद्ध धर्म में उनका देहांत हुआ, ये सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हालांकि इसके आलोचनाएं भी होती रही हैं कभी समय समय पर, और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग नेता हुए हैं उनकी आलोचना करने का हम सबको अधिकार ऑटोमेटिकली है, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित लोग तो महात्मा गांधी की भी आलोचना करते हैं, ये तो बात ही कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस विचारक को धर्म और विश्वास में काफी श्रद्धा थी? उनके विचार से धर्म और राजनीति अलग नहीं है, बिना धर्म के राजनीति संभव नहीं है, धर्म नैतिकता का स्रोत है। आंसर दीजिए जल्दी फटाफट। महात्मा गांधी आंसर आएगा। महात्मा गांधी को धर्म और विश्वास में काफी श्रद्धा थी। उनके विचार से धर्म और राजनीति अलग नहीं है, बिना धर्म के राजनीति संभव नहीं है, और धर्म नैतिकता का स्रोत है। उस समय यह माना जाता था भाई कि धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन उस समय धर्म को कर्म के रूप में देखा जाता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये उद्देश्य नहीं था। उस समय कर्म धर्म अलग चीज थी, वो अलग कंटेस्ट था, अब अलग कंटेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस, जिसको आप लोग सिविल डिसोबीडियंस सरकारी, जिसको हम सविनय अवज्ञा बोलते हैं, नामक एक लेख से काफी प्रभावित हुए थे। इस लेख के लेखक कौन थे? सिविल डिसोबीडियंस नामक लेख से गांधी प्रभावित हुए थे। इस लेख के लेखक आपसे पूछा गया है, आंसर आएगा थोरो। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? आंसर आएगा आपका मैकाइवर वाज द फाउंडर ऑफ द एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 44, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी रचना है? एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बेहद फेमस है भाई, जबरदस्त भयंकर क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास में एक बहुत बड़ी पुस्तक मानी जाती है। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई की पुस्तक है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, लुसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण क्या माना जाता है? लुसियन पाई के अनुसार राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास। क्वेश्चन नंबर 46, अनइक्वल डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना बताइए फटाफट। अनइक्वल डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? अनइक्वल डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? अनइक्वल डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? आंसर दीजिए आप लोग। अनइक्वल डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? अनइक्वल डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? आंसर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर ठीक रहेगा। अनइक्वल डेवलपमेंट पुस्तक समीर अमीन की है भाई। क्वेश्चन नंबर 47, किसकी परिभाषा है? संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिनके द्वारा सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार, शासक एवं शासितों के पारस्परिक संबंध नियमित होते हैं। यह परिभाषा CF स्ट्रॉन्ग की है। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? देखो संविधान के वर्गीकरण तो हैं, बट कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। संविधान विकसित और निर्मित, ध्यान दीजिएगा, संविधान विकसित भी होता है और निर्मित भी होता है। संविधान लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। संविधान लचीला भी होता है और कठोर भी होता है। जटिल और विस्तृत, ये इसका वर्गीकरण नहीं है।
तो आपका आंसर यहां पर डी आ जाएगा, यहां पर नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 49, किसने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को इस प्रकार परिभाषित किया है कि वह शासन जिसमें कार्यपालिका अपनी कार्यावधि के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहते तथा अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है। यह परिभाषा दोस्तों गार्नर की है। क्वेश्चन नंबर 50, आंसर दो, कौन सा कथन सही नहीं है? आपने जो कथन सही नहीं वो बताना है। अध्यक्षात्मक सरकार स्थायी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करती है, ठीक है। अध्यक्षात्मक सरकार संकट काल के लिए बेस्ट है, ठीक है। अध्यक्षात्मक सरकार प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाती है, ठीक है। अध्यक्षात्मक सरकार बहुदलीय वाले देश के लिए उपयुक्त नहीं है, यह कथन गलत हो जाएगा, यह कथन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका आंसर होगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, फिर वही काम हो गया। पीडीएफ बिल्कुल सोच के नीचे जा रही है, मैं नीचे जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है ना, पेजेस ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा हैवी हो रहा, बट कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे फटाफट। ले भाई आ जाओ वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, कौन से देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है? आंसर दीजिए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कौन से देशों में है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। राइट आंसर भाई, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इनमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 52, एक संघीय संविधान में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक संघीय संविधान में क्या होना चाहिए? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होना चाहिए? संघीय और राज्य सरकार के बीच विषय विभाजन। इसका मतलब ही ये भाई, संघीय संविधान कौन सा होता है? संघीय प्रणाली क्या होती है? जिसमें राज्य में और केंद्र में बंटवारा अच्छे से हो, विषयों का विभाजन हो। जैसे भारत में देखोगे आप लोग, केंद्रीय सूची के विषय सेंट्रल सरकार को दे दिए, राज्य सूची के विषय राज्य को दे दिए, समवर्ती वाले दोनों को दे दिए, अवशिष्ट वाले सेंटर को दे दिए। तो जहां विषयों का विभाजन हो उसको संघीय संविधान या संघीय प्रणाली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किसने संघीय राज्य को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है? संघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों के साथ समन्वय स्थापित करना है। आंसर दीजिए फटाफट, यह किसने कहा है? यह किसके द्वारा कहा गया? यह डायसी के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 54, एकात्मक सरकार के लिए कौन आवश्यक नहीं है? एकात्मक सरकार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? एकात्मक सरकार को लिखित संविधान चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए, दोहरी नागरिकता की जरूरत नहीं है, द्विसत्तात्मक व्यवस्था भी यहाँ पर हो सकती है। तो आपका आंसर दोहरी नागरिकता की इसमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, सहयोगी संघवाद जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हो, उसका विचार ऐसे संविधान को इंगित करता है। कैसे संविधान को इंगित करता है? जहां दोनों केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारें सहयोजक। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये एक बार देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, केबीसी की तरह आपकी स्क्रीन पर। सामान्यतः राज्य तथा मंत्रियों में वही संबंध है जो राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों में है। सामान्यतः राज्यपाल और मंत्रियों में वही संबंध है जो राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों में है। केवल एक प्रमुख अंतर यह है कि संविधान राष्ट्रपति को सहविवेक से कार्य करने का कोई अधिकार नहीं देता, जबकि राज्यपाल को कुछ कार्यों के संबंध में सहविवेक से निर्णय लेने का अधिकार है। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादक, फाउंडर, पिता, जनक, पापा कौन था भाई? डी.डी. बसु का यह कथन था कि राज्यपाल और उसके मंत्रियों, राष्ट्रपति और उसके मंत्रियों में संबंध बराबर से रहते हैं, बट राष्ट्रपति की बजाय राज्यपाल को सहविवेक का अधिकार ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 57, किस संस्था के लिए नाजायज संघ शब्द का प्रयोग किया गया था? बास्टर्ड फेडरलिज्म। बास्टर्ड हम बोलते हैं ना, बास्टर्ड फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग या नाजायज संघ का प्रयोग किस संस्था के लिए किया गया था? भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए यह प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, 2 अगस्त को कौन से 2 ब्रिटिश अधिनियमों को अनुमति दी गई थी? 2 अगस्त को कौन से 2 ब्रिटिश अधिनियमों को अनुमति दी गई थी? आंसर बताइए फटाफट जल्दी। बी और सी, यानी भारत सरकार अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1919।
ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 59 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति के प्रमुख पक्षों का समावेश करता है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रमुख पक्ष हैं भाई? बताइए आंसर फटाफट। ये आईआर का क्वेश्चन है। आप लोग बोलते हो ना विदेश नीति वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें से क्वेश्चन है ये। वैसे तो भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे है, लेकिन पूछा है फॉरेन पॉलिसी के बारे में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति के प्रमुख पक्षों का समावेश करता है? जल्दी बताओ। आर्टिकल 51 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में विदेश नीति के बारे में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 60 भारत ने इजराइल से राजनीतिक संबंध स्थापित कब करे? भारत ने इजराइल से राजनयिक संबंध कब स्थापित किए? आंसर है ए 1992। और ये भारत के लिए सबसे बेस्ट था भाई। आज दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट कंट्री अगर कोई है तो इजराइल है। भारत का सबसे सच्चा साथी अगर कोई देश आज के समय है तो वो इजराइल है। इंडिया कूटनीति के आधार पर किसी को देश को मना लेता है, लेकिन इजराइल जैसा सॉलिड देश अगर किसी के साथ हो तो कोई खतरे की बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा किसने कहा? 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला कौन था? विनायक सावरकर। क्वेश्चन नंबर 62 इंग्लैंड के उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिसने 12 फरवरी 1858 को भारत सरकार अधिनियम हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा था। 1858 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर दीजिए फटाफट। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामरस्टन थे भाई। क्वेश्चन नंबर 63 इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं? इनमें से किसको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? इंडियन नेशनलिज्म। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के पिता के रूप में किसको माना जाता है? आंसर है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 64 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषा के प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जारी किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते। फटाफट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसको कब जारी किया गया था? कब इसको पास किया गया था? भारत के अंदर भारतीय भाषा के प्रेस के ऊपर नियंत्रण के लिए इसको भारत में लाया गया था 1878। क्वेश्चन नंबर 65 निम्न में से कौन सा 1892 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी? 1892 के अधिनियम की मुख्य विशेषता विधान परिषदों के अधिकारों में कमी की गई थी भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किसने कहा था कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाने का प्रयास करना था? कांग्रेस की स्थापना का उस समय जो कांग्रेस बनाई गई थी 1885 में, उसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना। क्यों? क्योंकि भारतीय जो 1857 की क्रांति से भारतीय जागे, अब अंग्रेजों को डर था कि भारतीय अगर दोबारा जागे, 1857 की क्रांति तो दबा ली गई कुछ गद्दारों की वजह से, लेकिन अब दोबारा भारतीय जागे तो शायद अंग्रेजी शासन को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी भारतीयों के बीच में और अंग्रेजी शासन के बीच में बिचौलिए के रूप में, ताकि जब भारतीय आक्रमण करें तो कांग्रेस उनको समझाए और जब अंग्रेज लूटे तो कांग्रेस कुछ ना बोले। तो कांग्रेस की स्थापना एक बिचौलिए के रूप में, एक दलाल के रूप में उस समय की गई थी, जो दोनों तरफ की बातें रख के समझौता करवाता रहे और आजादी की जंग भारतीय ना लड़ पाए। तो ये किसके द्वारा कहा गया? कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाने का प्रयास करना था, ये कहा गया लाला लाजपत राय के द्वारा। हालांकि भारतीय कांग्रेस बाद में देशभक्तों के हाथ में भी आई और लंबे समय तक इसने काम अच्छा किया। 67वां क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार उदारवादी नीति इन वर्षों में अपनाई। उदारवादी नीति मॉडरेट पॉलिसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन से सालों में रही? 1885 से 1905। किस श्रृंखला में केवल उदारवादियों का नाम है? इसमें से आपने सिर्फ उदारवादियों के नाम बताने हैं, और उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले, पीएस मेहता, डीबी नौरोजी, ये रहेंगे सिर्फ। बाकियों में आपको जैसे एक में पाल आ गया आपका, एक में आपको अलग अलग नाम लाया जाएगा और चेंज हो जाएंगे।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया था वो किसके अकॉर्डिंग है? वो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर इंडिया में संघवाद भी है। क्वेश्चन नंबर 70। किसने कहा मुझ पर जो लाठियों के प्रहार से घाव लगे हैं वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील बन जाएंगे? लाला लाजपत राय के द्वारा अपने आखिरी शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 71। किसने कहा स्वराज उपनिवेशवादी सरकार नहीं है और यह किसी अन्य तरीके की भी सरकार नहीं है, इसका अर्थ अपने राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता? तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट ये भगत सिंह जी का था भाई। क्वेश्चन नंबर 72। भगत सिंह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? भगत सिंह अपने शुरुआती दिनों में किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? भगत सिंह ने हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिक पार्टी बनाई थी भाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी भगत सिंह की थी भाई। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं किए गए हैं? क्या शामिल नहीं किया गया है ये आप बताइए। अंतकाल की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये तो है भाई। तो फिर और क्या नहीं है? ये तो है, तो इसका मतलब और क्या क्या चीजें नहीं है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में? कर लगाने और सरकारी धन से किसी धर्म को बनाए रखना और उन्नति करना। अब देखिए एक एक दो दो तीन तीन के आधार पर आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं है। कर लगाने और धन वाली वो भी नहीं है, तो आपका धार्मिक और धनदात्री संस्थाओं की स्थापना और को चालू रखना और सरकारी संस्थाओं में देखो भाई कर लगाने वाले एक तो ये हो जाएगा और एक सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देना, ये दोनों को प्रतिबंध कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार हैं। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार कब हैं? राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार कब हैं? कहाँ पे हैं? राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार हैं। किस मामले में? राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार हैं भारतीय संविधान को संशोधन करने में। भारतीय संविधान का अगर संशोधन करना हो तो फिर राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार हैं, बाकियों में कम ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 75। कौन से सिद्धांत पर भारत में संसद लोकतंत्र कार्यरत है? संसदीय लोकतंत्र भारत में किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर आ जाएगा आपका वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। बाकी भी आंसर आ जाएंगे, देख लेना एक बार इसमें। एक सेकंड में दोबारा बता देता हूं। नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं, उच्च सदन के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री में निहित है। कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। एक सेकंड, 1 2 अच्छा, सिद्धांत पर आधारित है। 1 3 4 आ जाएगा भाई, देख लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेने का था। क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत से क्वेश्चन है टेस्ट में, क्योंकि टाइम कम था और लेकिन आज ज़्यादा हो गए, बट फिर भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रयोग होता है, और महाभियोग भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, और महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की शुरुआत हो सकती है, ये आप सब जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं एक बार फटाफट। यार ये सबसे बड़ी समस्या है ना, ये इस टाइम पे आके लास्ट पेज पे आके पीडीएफ बिल्कुल मर मर के चलना शुरू कर देती। थोड़ा सा वेट कीजिए भाई, थोड़ा सा इसको सेट करने में टाइम लगता है, क्योंकि आखिरी के 2-3 पेज हैं और यहाँ पर ये
परेशान करेगी ही करेगी। यस राइट, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट वाला, तब तक आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर है 77 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहां पर आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन है, और आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन में इसने पूछा है अच्छा खासा टाइम ले रहे हैं आज पीडीएफ चलने में भी, बट क्या कर सकते हैं, जो बच्चे जेन्युइन होंगे वो रुकेंगे और बाकी तो चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैम खान एक क्वेश्चन का आंसर एक ही बार दिया जाता है, ये 15 बार ए लिखने की जरूरत नहीं है, वरना ब्लॉक कर दूंगा, ब्लॉक ही कर देते हैं इसको। तो ये फालतू वाले कंडीशन पता नहीं कहां से आ जाते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा? ये ठीक है भाई, ये सही कथन है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह लिखा जरूर गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। यह स्टेटमेंट ठीक है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन किस आर्टिकल में यह है, ये यहां पर आपको देखना है। 80, भारत में केंद्र राज्य संबंध इकाइयों की स्वतंत्रता के लिए सहायक नहीं है। क्यों सहायक नहीं है? क्योंकि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के कारण, राज्यपाल के पद के कारण, आपातकालीन प्रावधानों के कारण आपका आंसर यहां पर भी डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, अंतरराज्यीय परिषद की जा सकती है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोनों तरफ के क्वेश्चन अगर देखते चलेंगे ठीक रहेगा। पंचायती राज के द्विसत्रीय सिद्धांत की अनुशंसा किसने की? पंचायती राज के द्विसत्रीय सिद्धांत की अनुशंसा की थी दोस्तों अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। राजस्थान में नया पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? लागू की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंट नहीं, लागू की बात है। 24 अप्रैल 1900, ये बाद में जब कंप्लीट रूप से एक्ट बनने के बाद। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितनी धाराएं हैं? यहां पर स्टेट लेवल पर पूछा गया है 121। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। राजनीतिक विश्लेषण के संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? गैब्रियल आमंड को। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी चरण में राज्य क्या होता है? राज्य का यहां पर समाप्त कर दिया जाता है? नहीं, समाप्त तो नहीं होगा। तो फिर और क्या होगा? पूरी तरह अनावश्यक होगा? नहीं, आवश्यक होगा। आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 88, यूएसएसआर के विघटन से विश्व राजनीति हो गई। यूएसएसआर के विघटन से वर्ल्ड की जो राजनीति है वो एक ध्रुव हो गई। पहले 2 ग्रुप थे, एक अमेरिका का, एक यूएसएसआर का यानी रूस का। यूएसएसआर के टुकड़े हुए तो फिर एक ध्रुव हो गया, यूनिपोलर हो गया, सिर्फ अमेरिका दादा रह गया पूरे दुनिया का। 89, कितने राष्ट्रों ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के मूल चार्टर पर साइन किए थे? यूएनओ का जो मूल चार्टर था 1945 में, उस पर साइन करने वाले टोटल देश थे 51, भारत उनमें एक था। वे शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 को किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? दबाव समूह चुनाव तो देखो लड़ता नहीं है, वो नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालता है और अपने लोगों का फायदा करवाता है। गुजरात सिद्धांत का महत्वपूर्ण बिंदु भारत के संबंध में, गुजरात सिद्धांत का महत्वपूर्ण बिंदु भारत के संबंध सुधारना आसियान देशों के साथ हुए। एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता होती है किसके पास? केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1900, क्वेश्चन नंबर 94, तृतीय विश्व शब्द किस महाद्वीप के देशों के लिए प्रयुक्त होता है? तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड किसके लिए यूज होता है भाई? थर्ड वर्ल्ड, तृतीय विश्व किसके लिए यूज होता है? तीसरी
तीसरी दुनिया, तृतीय विश्व शब्द किस महाद्वीप के देशों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश होते थे भाई, उनको तीसरी दुनिया के देश बोलते हैं। अमेरिका के लिए यूज नहीं होता, यूरोप के लिए यूज नहीं होता है। भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप, भारत जैसे देशों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप क्या होगा? सहकारी संघवाद। 96, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की संघ की महासभा ने हिंद महासागर शांति का क्षेत्र प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष? 1977 में। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध निर्वाचन संबंधी चुनाव से नहीं है? किसका? वाई के आयोग समिति। क्वेश्चन नंबर आपका है 97 के बाद 98, यस 98, भारत के निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक दलों में किसके साथ सीटू का एक श्रमिक संघ संबंध है? किसके साथ? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 99, कैंप डेविड समझौता संबंधित है किन देशों के बीच में? अरब और इजराइल के बीच में। फिलिस्तीन राज्य की घोषणा हुई थी, फिलिस्तीन राज्य की घोषणा हुई थी 1988